नमस्कार। ऐतिहासिक अनुसंधान और अध्ययन की इस श्रृंखला में मैं कैप्टन डॉक्टर राजेंद्र कुमार पुरोहित, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थियों, आज की कक्षा में मैं आपसे बात करूंगा मराठा इतिहास के उस महान सैनिक योद्धा के बारे में, जिसके बारे में इतिहासकार यदुनाथ सरकार ने लिखा है कि अपने दौर में उत्तरी भारत में उसकी ताकत अतुलनीय थी। वह एक प्रकार से उत्तरी भारत की राजनीति में एक दैत्य के समान था। विद्यार्थियों, आप समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ महान मराठा सेना नायक महाजी सिंधिया के बारे में, जो इतिहास में माधवराव सिंधिया के नाम से जाने जाते थे और अपने लोगों में जिनको महादबा कहा जाता था। इससे पहले कि मैं अपनी कक्षा में पार्ट 1 के अंतर्गत आपसे बात कर चुका था कि किस प्रकार से महाजी सिंधिया ने उत्तरी भारत की राजनीति में मराठों के प्रभाव को पुनः कायम किया और किस प्रकार से मुगल सम्राट के द्वारा पेशवा के लिए वकील मुतलक की उपाधि प्रदान की और खुद के लिए नायब वकील मुतलक की उपाधि उसने हासिल की। विद्यार्थियों, महाजी सिंधिया उन लोगों में से था जो अपने दौर की बहुत बड़ी सैनिक ताकत थी और साथ ही साथ सैनिक दौर में आए हुए बदलाव और परिवर्तनों को महाजी सिंधिया काफ़ी गहराई के साथ समझ रहे थे। वह हिंदुस्तान में आई हुई ताकत, अंग्रेजों की रणनीति, उनकी युद्ध विद्या और क्षेत्र विद्या से जुड़ी हुई बातों को काफ़ी गहराई से उन्होंने देखा और इस बात को उन्होंने अच्छी तरीके से महसूस किया कि यदि अपनी ताकत को मजबूत रखना, यदि मराठा साम्राज्य को सुरक्षित रखना है, तो ज़रूरत इस बात ये कि हमारे पास एक इस प्रकार की सेना हो जो यूरोपीय तरीके से प्रशिक्षित हो, जो यूरोपीय तरीके से अनुशासित हो और जिसके पास यूरोपीय शैली के उत्तम हथियार हो। क्योंकि महाजी सिंधिया ने हिंदुस्तान में अंग्रेजों की गतिविधियों को काफ़ी गहराई के साथ देखा और उन्होंने ये भी देखा कि किस प्रकार से बक्सर की लड़ाई में एक छोटी सी अंग्रेजी सेना ने, जो लगभग 10,000 के आसपास थी और जिसकी कमांड मेजर हेक्टर मुनरो के पास थी, और अपने से काफ़ी बड़ी सेना को बड़ी आसानी के साथ इस सेना ने हरा दिया। तो ऐसी स्थिति में महाजी घायल हो गया था यूरोपीय सेनाओं के प्रशिक्षित तौर तरीके का। इसलिए उन्होंने अपने यहाँ पर फ्रांसीसी सेनानायक डी बोयन को बुलाया। उन्होंने डी बोयन की सेवाएं हासिल की और विद्यार्थियों, ये डी बोयन वही था जिसने कि लाखेरी की लड़ाई में महाजी सिंधिया की तरफ से लड़ते हुए होलकर को बुरी तरीके से परास्त किया और इसी डी बोयन के कमांड में लड़े गए इस युद्ध के कारण महाजी सिंधिया की प्रतिष्ठा अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी। तो डी बोयन को इस बात की जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि वह सिंधियाओं की सेनाओं को यूरोपीय तरीके से प्रशिक्षित करें। विद्यार्थियों, प्रशिक्षित यूरोपीय सेनाओं के महत्व को काफ़ी हद तक आगे स्वीकार किया गया और आगे हम ये भी देखते हैं कि किस प्रकार से महाराजा रणजीत सिंह, शेर पंजाब महाराजा रणजीत सिंह ने भी जो अपनी शक्तिशाली सेना गठित की थी और जिसके बारे में कहा जाता था कि वो एशिया की सबसे बड़ी सैनिक ताकतों में से एक थी, तो वह भी यूरोपीय तरीके से प्रशिक्षित सेना थी। तो महाजी सिंधिया ने इस प्रकार की शक्तिशाली सेना का गठन किया और चूंकि जब महाजी सिंधिया ने दिल्ली में रहते हुए, उत्तरी भारत में रहते हुए काफ़ी मुगल सम्राट की विरोधी सरदारों का दमन किया, काफ़ी मराठा विरोधी ताकतों को कुचला, तो महाजी के ऊपर काफ़ी आर्थिक बोझ लग गया। तो ऐसी स्थिति में महाजी सिंधिया ने नाना फडणवीस से आर्थिक मदद मांगी, लेकिन नाना फडणवीस महाजी सिंधिया के इन अभियानों को संदेह की दृष्टि से देख रहा था। एक्चुअली बात यह थी कि नाना फडणवीस के दिमाग में ये बात घर कर गई थी कि महाजी खुद अपना एक राज्य बनाना चाहता है। हो सकता है कि महाजी पेशवा की सत्ता को पलट दे और खुद मराठा साम्राज्य का अधिपति बन जाए। इसलिए उसने महाजी को वो मदद नहीं दी जो महाजी चाहता था। इसके बाद महाजी सिंधिया ने दिल्ली में मराठों के वर्चस्व को कायम करने के बाद, मराठों के लिए प्रतिष्ठा हासिल करने के बाद महाजी सिंधिया ने उत्तरी भारत की तरफ ध्यान दिया और उत्तरी भारत में उसकी जो महत्वपूर्ण संघर्ष था वह विद्यार्थियों 2 चरणों का संघर्ष था। एक संघर्ष था तुंगा की लड़ाई और दूसरा संघर्ष था पाटन की लड़ाई, जो क्रमशः 1787 और 1790 की लड़ाई थी। तो इन लड़ाइयों को समझने से पहले विद्यार्थियों, आइए हम उन परिस्थितियों को समझते हैं जिसके परिणामस्वरूप महाजी सिंधिया को इस मामले में उलझना पड़ा। तो सबसे पहली बात यह थी कि जयपुर रियासत में उत्तराधिकार की लड़ाई चालू हुई। सवाई जयसिंह की मृत्यु के बाद उसके बेटों ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के बीच में उत्तराधिकार का संघर्ष शुरू हो गया। विद्यार्थियों, ये वह दौर था जबकि मुगल सत्ता काफ़ी हद तक कमज़ोर हो गई थी और मुगलों का प्रभाव नाम मात्र का रहा। तो ऐसी स्थिति में हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जयपुर में ईश्वरी सिंह और माधो सिंह दोनों भाइयों के बीच में संघर्ष हुआ और मराठों से उन्होंने मदद मांगी। तो ऐसी स्थिति में मराठों की तरफ से सिंधिया ने पहले तो ईश्वरी सिंह का पक्ष लिया,
और बाद में माधो सिंह का पक्ष लिया। तो ऐसी स्थिति में माधो सिंह शासक बना और माधो सिंह ने मराठों को चौथ देने का वचन दिया और मुगल साम्राज्य को कर देने का वचन दिया। लेकिन काफ़ी यह वचन पूरी तरीके से नहीं निभाया गया और बाद में जब राशि काफ़ी बढ़ गई तो मुगल सम्राट की तरफ से महाजी सिंधिया एक सेना लेकर जयपुर की तरफ रवाना हुआ और उस वक्त वहाँ का शासक था प्रताप सिंह। तो प्रताप सिंह रकम नहीं देना चाहता, तो प्रताप सिंह ने एक शक्तिशाली सेना गठित की और उसने जोधपुर राज्य से भी मदद मांगी। तो जब जोधपुर की सेना जयपुर की मदद के लिए आई तो महाजी के लिए स्थिति काफ़ी गंभीर हो गई थी। तुंगा के मैदान में यह संघर्ष हुआ था। तो और महाजी की स्थिति को कमज़ोर जानकर आसपास के अन्य कुछ छोटी मोटी राजपूत ताकतें भी और मिल गई और इसके अलावा बहुत सारे मुगल सैनिक वह भी राजपूत खेमे में शामिल हो गए। तो अपनी स्थिति को संकट में जानकर कुछ नुकसान उठाकर महाजी इस युद्ध से पीछे हट गया। एक्चुअली महाजी वक्त चाहता था, अपनी स्थिति को मजबूत करना चाहता था और उसने देखा कि युद्ध के अंदर अगर मैं काफ़ी गहराई तक गया तो बड़े पैमाने पर नुकसान होगा, इसलिए छोटे मोटे नुकसान से वापस सकुशल बाहर निकल गया। तो 1787 का तुंगा का ये युद्ध महाजी के विपक्ष में रहा। उधर जैसे ही दिल्ली में ये खबर मिली तो मुगल सम्राट शाह आलम को ये लगा कि महाजी का पतन हो गया है। तो ऐसी स्थिति में उसने अपने संरक्षण के लिए गुलाम कादिर को बुला लिया गया। रोहिला गुलाम कादिर दिल्ली आ गया और वो एक प्रकार से मुगल सम्राट का संरक्षक बन गया। उसने शाह आलम को पदच्युत कर दिया, उसको अंधा कर दिया। तो दिल्ली में भी काफ़ी स्थिति विकट हो गई और उधर 3 साल बाद महाजी ने अपनी ताकत को पुनः गठित किया और 1790 में एक शक्तिशाली सेना लेकर वो वापस राजपूताना की तरफ रवाना हुआ। तो इस बार जयपुर और जोधपुर दोनों सेनाओं को हराया गया और जोधपुर के राजा विजय सिंह को हराकर उससे 60 लाख रुपए युद्ध हर्जाना वसूल किया गया और साथ ही साथ सांभर और इसके आसपास के क्षेत्र भी हासिल किए गए। और जयपुर ने भी महाजी सिंधिया के साथ संधि कर ली। पाटन की ये जो लड़ाई थी और एक प्रकार से संधि कर ली और नियमित रूप से चौथ चुकाने का वचन दिया। तो यह विद्यार्थियों महाजी सिंधिया की ताकत की काफ़ी चरम सीमा थी और इस विजय के बाद महाजी सिंधिया का यश और शौर्य न केवल पूरे के पूरे उत्तरी भारत में फैला बल्कि पूरे दक्षिण में भी महाजी का नाम फैला। दूसरा सबसे बड़ी बात ये थी कि अब उसने वापस दिल्ली की तरफ ध्यान दिया और दिल्ली में एक बार फिर जाकर मुगल सम्राट शाह आलम को गद्दी पर बिठाया गया और वहाँ से गुलाम कादिर का प्रभाव ख़त्म किया गया। इसके बाद महाजी सिंधिया ने पूना की तरफ जाने का निश्चय किया। एक्चुअली वह पूना मिलने जा रहा था नाना फडणवीस से, लेकिन नाना फडणवीस ने महाजी सिंधिया के आगमन को संदेह की दृष्टि से देखा और उनको ये लगा कि ऐसा नहीं हो कि महाजी सिंधिया पूना पर अधिकार कर ले, पेशवा के प्रभाव को ख़त्म कर दे। जबकि महाजी सिंधिया ने बार बार नाना फडणवीस को यह कहा कि मैंने हमेशा पेशवा के सेवक के रूप में कार्य किया और यदि मेरी तलवार उठी है तो पेशवाशाही की इज्जत और सम्मान के लिए उठी है। मैं वो व्यक्ति हूँ जिसने पेशवाशाही के लड़खड़ाते कदमों को सहारा दिया, मेरे ऊपर अविश्वास न करो। लेकिन नाना फडणवीस ने उस पर विश्वास नहीं किया और नाना फडणवीस ने महाजी को रोकने के लिए 1790 के बाद बराणु के आसपास जो आगमन हुआ इसको रोकने के लिए कॉर्नवालिस से मदद मांगी, लेकिन कॉर्नवालिस ने मदद नहीं दी। इसी बीच कुछ मतभेद हो गए होलकर और सिंधिया के बीच में। तो ऐसी स्थिति में सिंधिया की तरफ से फ्रांसीसी सेनानायक डिबोयन और उसके नेतृत्व में संगठित प्रशिक्षित सेना ने सिंधिया को लाखेरी के युद्ध में बुरी तरीके से हराया। लाखेरी के युद्ध में हराए जाने से सिंधिया की प्रतिष्ठा काफ़ी हद तक चरम सीमा तक पहुंच गई। कुछ समय बाद विद्यार्थियों महाजी सिंधिया की मृत्यु हो गई। महाजी सिंधिया उत्तरी भारत के महान सेनानायकों में से एक था और उसने बार बार नाना फडणवीस को कहा कि तुम मेरे ऊपर संदेह मत करो, तुम मेरी मदद करो, लेकिन नाना फडणवीस ने उसकी मदद नहीं की। तो सिंधिया ने उसको कहा कि तुम क्यों भूल जाते हो इस बात को कि अंग्रेज़ों के साथ एक सम्मानपूर्ण और शांतिपूर्ण संधि संपन्न करवाने में मेरा कितना महत्वपूर्ण योगदान था। तुम क्यों इस बात को भूल जाते हो कि मैं वो सेनानायक था जिसने तलगांव की लड़ाई में मराठों को विजय दिलाई, अंग्रेज़ों को हराया। तुम ये क्यों भूल जाते हो कि मैंने पूना दरबार में जो तुम्हारा विरोधी गुट था, मोरोबा गुट था, उसको मैंने कुचलने में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तुम क्यों इस बात को भूल जाते हो सखाराम बापू के विद्रोह को कुचलने में मैंने कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मेरे ऊपर कभी भी किसी भी प्रकार का संदेह मत करो, मैंने हमेशा पेशवाशाही के सम्मान के लिए अपनी तलवार उठाई।
लेकिन नाना फडणवीस महाजी सिंधिया को कभी भी समझ नहीं पाया। हालांकि नाना फडणवीस का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान था और वो काफ़ी कूटनीतिज्ञ था, लेकिन इतिहासकारों का ये मानना है कि यदि महाजी सिंधिया और नाना फडणवीस, एक की तलवार और दूसरे का दिमाग, एक की रणनीति और दूसरे की कूटनीति अगर आपस में मिल जाती तो मराठे उत्तरी भारत ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ताकत के रूप में प्रतिष्ठित होते और अंग्रेज मराठों को नेस्तनाबूद और ख़त्म करने में कामयाब नहीं होते, जैसा कि उन्होंने तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद किया। तो विद्यार्थियों, मैंने अभी आपसे बात की महाजी सिंधिया पार्ट 1 और पार्ट 2 के बारे में। आगे की कक्षा में आपसे बात करूंगा नाना फडणवीस के बारे में, वो नाना फडणवीस जिसके बारे में इतिहासकारों ने और इतिहास पर यदुनाथ सरकार ने लिखा है कि वो मराठा दरबार का दिमाग था, मराठा दरबार की वो कूटनीति थी और वो एक प्रकार से अपनी बहुत सारी बातों को लेकर वो अपनी जगह काफ़ी हद तक सही भी था। और मैं आपको ये भी बताने की कोशिश करूंगा कि यदि वो महाजी सिंधिया को संदेह की दृष्टि से देखता था तो उसके पीछे उसके कुछ अपने तर्क थे, कुछ उसके अनुभव थे जिनसे वो दो चार हुआ था। तो विद्यार्थियों, जो बातें मैंने आपसे बताई इनको गहराई के साथ समझिए। मैं आपको इससे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन आंसर भी बाद में आपके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करूंगा और यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप मेरे से 9928482295 पर कभी भी संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप के ऊपर। थैंक यू। जय हिंद। स्वस्थ रहिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए।